एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि सत्य या असत्य छांटना है, अपने उत्तर कारण के साथ देना है। ठीक है, पहला है, पहले का पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ठीक है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है। सत्य कारण देखिए, कारण ये है कि वास्तविक संख्या में परिमेय भी आता है। वास्तविक संख्या देखो हम बता दे रहे हैं, वास्तविक संख्या में सब कुछ आ जाता है। वास्तविक संख्या में आता है परिमेय, वास्तविक संख्या में देखिए सब कुछ आता है, परिमेय भी आता है, परिमेय, अपरिमेय, ठीक है, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक सब आता है। ठीक है, परिमेय में, वास्तविक संख्या में सब आता है, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों होती है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होती है। ठीक है, अब दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या के रूप, तो ये असत्य है। ये क्या है? असत्य। ये है असत्य। ठीक है, ये क्या है? असत्य। ये असत्य है। ठीक है, असत्य क्योंकि देखिए, असत्य क्योंकि √ देखो ये संख्या रेखा हो गया, मान लीजिए 0 1 2 3 4 ... ठीक है, तो प्रत्येक √ मान लीजिए √ के रूप, प्राकृतिक संख्या यम जो है एक प्राकृतिक संख्या है। यम क्या है? प्राकृतिक संख्या गिनती कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इधर वाला प्राकृतिक संख्या होता है, इधर पूर्णांक संख्या, ये सब हो जाता है। तो ये √ के रूप का है। ये प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, देखिए ये -1 -2 -3, ठीक है, इधर होता है। तो इसमें जो प्राकृतिक संख्या इधर का है, 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 ... हम पहला पाठ में पढ़ाए थे। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1.1 में पढ़ाए थे। तो ये प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या, ठीक है, यम क्या है? प्राकृतिक संख्या है, और जो √m के रूप का, तो √m के रूप का बना दिए। तो ये देखिए बाहर आ गया। ये क्या आ गया? बाहर आ गया। प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये प्राकृतिक संख्या है, तो ये तो बाहर आ गया। इसी तरह 9 √9 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए नहीं हो सकता, असत्य। ठीक है, नहीं, क्योंकि √4 जो है बाहर आ जाएगा, तो √ के यम के रूप का नहीं आ पाए, ये बाहर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह क्योंकि यम ये 4 √6 ये सब जो है बाहर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, तो वही चीज वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों होता है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या में
नहीं, यहां पे भी नहीं, असत्य लिख देंगे, असत्य, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में वास्तविक संख्या तथा अपरिमेय परिमेय संख्या तथा अपरिमेय दोनों होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होता है, इसलिए असत्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो हल में क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? नहीं, नहीं। हल में क्या लिखेंगे? नहीं। ठीक है, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, परिमेय भी होते हैं, परिमेय भी होते हैं, जैसे 1, 4, 16, 25, 36 ... परिमेय भी होते हैं, जैसे 1, 4, 16, 25, 36। ठीक है, दिखा दे रहे हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, अब जैसे सभी के वर्गमूल निकालना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, मान लो निकाल दे रहे हैं, तो सबके वर्गमूल अगर हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, सबके वर्गमूल निकाल रहे हैं, ठीक, सबके अगर हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो देखिए ये जो है बाहर निकल गया, तो जो बाहर निकल जाता है ऊपर में हो गया, जो अंदर उसके अंदर रह गया वो अपर में हो गया। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सब धनात्मक ये पूर्णांक है और डॉट लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका वर्गमूल अगर हम निकाल रहे हैं तो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय कर्णी, जो कर्णी में ही रह जाए और जो कर्णी के बाहर आ गया ऊपर में हो गया। तो ठीक है, तो देखिए ये बाहर आ गया और ये √2 रह गया। ठीक, √2 रह गया। ठीक, √3 रह गया, ये 4 आ गया बाहर। ठीक, इसी तरह √5 रह गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, लेकिन ये फिर इसका 3 आ गया बाहर। तो जो देखिए सभी नहीं हो पा रहे ना, इसी तरह 1 का बाहर आ जाएगा, 4 का आ जाएगा, 16 का आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा, 36 का 6 आ जाएगा। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय भी होते हैं। जैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये परिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय हो जाएगा। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, इसका निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका निकालेंगे वर्गमूल तो 4, इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, इसका निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह मतलब ये परिमेय हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना है। ठीक है, तो 5 को हम लोग सबसे पहले लिख देंगे, 5 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, +1 5 होगा ना। तो अब हम संख्या रेखा पर √5 को कैसे दिखाना है, निरूपित करना है। तो सबसे पहले ये मान लीजिए संख्या रेखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... ये संख्या रेखा है। ठीक है। ठीक, अब इसी पे हमको निरूपित करना है √5। ठीक है, √5 इस संख्या रेखा पे कहाँ आएगा वही दिखाना है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 सेंटीमीटर, दो मात्रक का इसमें 2 मात्रक का एक रेखा खींच लेना। यहाँ से यहाँ तक कोई बिंदु ए ले लेंगे। ठीक है, ओ से
ओ ए के दो मात्रा का कोई बिंदु ले लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ले लिए, ठीक है। आधार हमेशा लंब हमेशा एक रहेगा, बाकी आधार चाहे जो रहे, ठीक है। तो 2 मात्रा का ले लिए आधार ओ ए, ठीक। यहाँ से यहाँ तक 2 का हो गया, रेखा खींचा गया, ठीक है। इसके बाद इस पे हम लंब डाल देंगे, 1 सेंटीमीटर का लंब खींच लेंगे, ठीक है। ये लंब हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का आप लंब खींच लेंगे, ठीक। 1 सेंटीमीटर का आप लंब खींच लेंगे, ये 1 सेंटीमीटर का है और ये 2 मात्रक का है। ये कितने मात्रक का है? 2 मात्रक का है, ठीक। अब इसके लंब खींच लेंगे ना, ये 90 अंश का कोण बना के ऐसे से खींच लेना है, ठीक। 1 मात्रक का और ये 2 मात्रक है, ठीक, मात्रक। अब इसके बाद इसको हम यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। ये √5 हो जाएगा। कैसे? ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये कर्ण बराबर हो गया, कर्ण बराबर √ में लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये कर्ण हो गया, समकोण त्रिभुज हम रचना करेंगे, ठीक है। तो ये लंब का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये 4 + 1 बराबर √5। तो ये √5 हो गया। अब इसको हमको संख्या रेखा दिखाना है, तो ये मान लीजिए ओ ए, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो ओ बी त्रिज्या का चाप लेकर, ओ बी त्रिज्या का चाप लेकर ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। ऐसे घुमा देंगे तो ये यहाँ पे संख्या रेखा आ जाएगा। तो ये हो गया √5। यहाँ पे √5 का मान कितना होता है? निकालेंगे 2.14 ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो ये 2 और 3 के बीच में रहेगा, 2 और 3 के बीच में √5 रहेगा, ठीक है। देखिए वर्ग सर्पिल बनाना। वर्ग सर्पिल में बताया कि सबसे पहले लंब हमेशा 1 का रहेगा। तो जैसे ये मान लीजिए हम लोगों ने 1 का खींचा, ये 1 का 1 ऐसे कर लिया, मान लीजिए ओ ए, ठीक 1। अब इस पे समकोण त्रिभुज हमेशा बनाना है, तो लंब हमेशा 1 का ही रहेगा। तो इस पे लंब यानी 90 लंब बना देंगे, लंब यानी कितना? 90 अंश का। तो 1 ऐसे बना दिए 90 अंश का, ठीक। 1 इधर तो 1 इधर, ठीक। अब ये 90 अंश का हो गया, इसको हम मिला देंगे। इसको हम क्या करेंगे? मिला देंगे। इसको हम मिला देंगे तो ये जो है एकदम सीधा सीधा मिला देना है आपको, ठीक। तो ये हो गया, ये √2 हो गया। क्यों? कर्ण बराबर, ये लंब हो गया और ये आधार खींचा गया, ठीक है। तो कर्ण बराबर हो गया लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या होगा? जैसे ये बी हो गया तो ओ बी बराबर, ओ बी कर्ण हो गया तो ओ बी बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 1 2 हो गया, √2 हो गया, ठीक। इसके बाद फिर हमेशा लंब हमेशा 1 का बनाना है। लंब कितना? हमेशा 1 का बनाना है। तो फिर इस पे लंब डालेंगे तो लंब एकदम सीधा, इस पे लंब, तो लंब हमेशा एकदम सीधा आपका हो जाएगा, 1 का फिर लंब बन जाएगा। लंब हमेशा 1 बनाना है, ठीक है। इसके बाद हम इसको हम मिला देंगे, ठीक। तो ये इसका नाम मान लीजिए सी है, ठीक। ये सी हो गया, ये लंब है, ये क्या है? लंब, ठीक। तो सी हो गया, तो ओ सी कितना आ जाएगा? ओ सी बराबर √3 होगा, √3। कैसे? तो देखिए ये 1 का स्क्वायर लंब का स्क्वायर धन √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्णी का स्क्वायर बाहर हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कर्णी का स्क्वायर बाहर 2, तो बराबर √3। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे? फिर इस पे सीधा सा लंब डाल देंगे, लंब डाल देंगे 1 का, फिर लंब डाल देंगे, ठीक। 1 का लंब डाल देंगे वापस, ठीक। ये 90 अंश का, ठीक, लंब 1 का, फिर इसको मिला देंगे। इसका नाम मान लीजिए डी है और ये इसको ऐसे मिला देंगे तो ये डी हो गया, ठीक। तो डी कितना हो गया?
ये हो गया आपका 1 हो गया और ये √3 था, ठीक है, उसी √3 था। अब OD कितना हो जाएगा तब? OD हो जाएगा आपका ये लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, यानी ये आपका √ कितना हो जाएगा? √4 का हो जाएगा, ये √4 हो गया, ठीक। इसी तरह और अब निकालेंगे, फिर 1 का कर लेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये 90 अंश का बना लेंगे, ये आपका हो जाएगा OE कितना हो जाएगा? OE बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक, 4 1 √5, तो ये √5 का हो गया, ठीक है। इसी तरह डॉट आप करते जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार आपका वर्गमूल सल्फेट की रचना हो जाएगी।